नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता के उन 3 उदाहरण की, या कहें उन जर्नलिस्ट और उन संस्थाओं की जो अपने आप को भारतीय डेमोक्रेसी का 4th पिलर मानते हैं। बात करेंगे उस स्वयंभू पत्रकार की जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा पत्रकार मानता है, लेकिन उन्हीं की फ्रेटर्निटी से आने वाली एक उतनी ही बड़ी पत्रकार ने किस तरीके से उन्हें एक्सपोज करके रख दिया। और बात करेंगे उन 7 पत्रकारों की जो महीनों से गायब हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। क्या है अमेरिका में ऐसा कि वो 7 पत्रकार वहां डेरा जमाए बैठे हैं? किस एजेंडे के साथ, किस टूल किट के साथ उनकी वापसी हो सकती है? और बात करेंगे उस संस्थान की, मीडिया संस्थान की, जो इस बात से परेशान है कि भारत में जेंजी आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले उस स्वयंभू पत्रकार की जो अपने आप को भारत में आज सबसे बड़ा पत्रकार मानता है। जी हां, रवीश कुमार। रवीश कुमार को यह लगता है कि जो एंटी बीजेपी नैरेटिव है, जो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव है, उसको लेकर चलने वाला वो सबसे बड़ा पत्रकार है। और उसी एक हैंगओवर में वो रहता है। और उसी हैंगओवर में उसने एक टर्म कॉइन किया उन बाकी सब पत्रकारों के लिए जो उससे शायद सहमत ना हो, जो उस तरह की पत्रकारिता ना करते हो कि भैया ये सब गोदी पत्रकार हैं। ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये जाकर सरकार की गोद में बैठ गए हैं, तो ये गोदी पत्रकार हो गए। लेकिन स्मिता प्रकाश जो एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उनकी जो चलाती हैं, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से रवीश कुमार का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है उसे डिबंक किया है। दरअसल दैनिक जागरण के साथ मंथन नाम से एक पॉडकास्ट है, उसमें वो बैठी हुई थी। वहां पर स्मृति रस्तोगी नाम से एक एंकर थी, उनके साथ बातचीत चल रही थी। तो स्मृति रस्तोगी पूछती हैं कि आपको, या आप जैसे जो पत्रकार हैं, या जो रवीश कुमार जैसे लोग हो, रवीश कुमार उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उस तरह की जो पत्रकारिता नहीं करते हैं, उन्हें सबको गोदी पत्रकार कहा जाता है, तो उसके ऊपर क्या राय है? तो स्मिता प्रकाश बहुत बेहतर तरीके से बताती हैं कि असल में ये टर्म कॉइन किया उस रवीश ने, और वो जिन संस्थान में काम करता था, जिस एनडीटीवी में काम करता था, वो किस तरीके से काम करता था, पहले रवीश कुमार को यह देखना चाहिए। हो सकता है रवीश कुमार उनके हिसाब से अलग तरीके से काम करता हो, लेकिन वो जिस संस्थान में था वहां वो मुखदर्शक बनकर बैठा रहा। यानी एक तरीके से वो मौन सहमति थी जो वो संस्थान काम कर रहा था। और एनडीटीवी कुछ बहुत बेहतर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक्सेस जर्नलिज्म था, क्योंकि उनके पास वो एक्सेस था, इसलिए वो बेहतर कर पा रहे थे सबसे, क्योंकि वो एक्सेस था सरकार के अंदर। ना ही सिर्फ वाजपेयी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बल्कि वाजपेयी की सरकार में भी जो एक्सेस एनडीटीवी को मिला हुआ था वो किसी और को नहीं मिला हुआ था, इसलिए वो खुल के पत्रकारिता कर पा रहे थे। जैसे ही वो एक्सेस खत्म होता है, जैसे ही मोदी सरकार के गेट बंद होते हैं इन पत्रकारों के लिए, उन्हें मोदी खराब दिखने लगता है, फासिस्ट दिखने लगता है, आरएसएस का एजेंडा लेकर चलने वाला है, क्योंकि अब आपकी दुकानें बंद हो गई हैं। हमने तो देखा है बरखा दत्त जैसे लोग, और बहुत सारे लोग हैं, टेप क्योंकि रिलीज हो गया था तो वो कह सकते हैं, वो तय करते थे कि कौन मंत्री होगा, और उसी को एक्सपोज किया कि जो पत्रकार संस्थान में रहा, 20-20, 25-25 साल काम किया, अपनी मौन सहमति उस संस्थान को दिया जो संस्थान खेल कर रहा था सरकारों के दौरान। क्या कर रहा था एनडीटीवी? एनडीटीवी का 2013 में 25वां एनिवर्सरी मनाई जाती है, और कहां मनाई जाती है? राष्ट्रपति भवन के अंदर। क्या ऐसा एक्सेस किसी और न्यूज चैनल को था? मान लीजिए आज वही एक्सेस आज तक को मिल जाता है, या सीएनएन को मिल जाता है, या आज के एनडीटीवी को मिल जाता है, तो सीधा कहा जाएगा कि देखिए ये तो सरकार की गोदी मीडिया है। राष्ट्रपति भवन को 2013 में बैंक्वेट हॉल बना दिया था, एक निजी न्यूज चैनल का वहां पर एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, ये कर रहा था एनडीटीवी। तब वो गोदी मीडिया नहीं था, अब सब गोदी मीडिया है, क्योंकि आपने मोदी जी से कुछ गहरा सवाल नहीं पूछा। रवीश कुमार ये नहीं कहेगा कि राजदीप सरदेसाई सोनिया गांधी से पूछता था कि आप पराठा बनाती थी, नहीं बनाती थी, आप सब्जी क्या बनाती थी इंदिरा जी के लिए। वो गोदी मीडिया नहीं थी, अब गोदी मीडिया है, क्योंकि आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। उसके बाद कि किस तरीके से जो मनमोहन सिंह का एक दौरा हुआ ईरान के अंदर, ये जलवाए जलाल क्या था एनडीटीवी का, आप ये देखिए। ईरान के अंदर एक दौरा होता है, मनमोहन सिंह वहां जाते हैं, उनकी टीम के अंदर कम से कम 4 लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मर एनडीटीवी हैं। यानी एनडीटीवी का एक्सेस उस सरकार के अंदर इतना था कि डायरेक्ट पीएमओ के अंदर उस संस्थान के चैनल के फॉर्मर एम्प्लॉइज थे। कोई मीडिया एडवाइजर था, कोई स्पेशल ड्यूटी पे था, कोई किसी और तरीके से था, 4-4 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और ये तो सर्वविदित है ना
कि जो पंकज पचौरी थे वो कम्युनिकेशन एडवाइजर थे 2012 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह के, एनडीटीवी में काम करते थे। उसके अलावा बिनॉय जॉब, वो डायरेक्टर थे मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के। ये दो नाम तो मैं आपको बता रहा हूं, जो एनडीटीवी में काम करते थे और सरकार के अंदर डायरेक्ट एक्सेस होता था और पहुंच जाते थे। यही तो था। बरखा दत्त क्यों बनी? क्योंकि एनडीटीवी के तमगे का इस्तेमाल कर कर वो एक्सेस मिला और वो जाकर कारगिल को कवर कर पाई, औरों को नहीं मिला, या ब्लॉक करवाया गया उस चैनल के माध्यम से, या जो भी रहा होगा, लेकिन वो एक्सेस किसी और को तो नहीं था, बरखा दत्त को मिला, तो बरखा दत्त बड़ी पत्रकार बन गई। तब रवीश कुमार कुछ नहीं बोले कि किस तरीके से सत्ता के गलियारों में उस संस्थान के एम्प्लॉय मंत्री तय कर रहे थे, उस संस्थान के लोग उस सरकार का हिस्सा बन रहे थे। तब गोदी मीडिया नहीं था, अब सब गोदी मीडिया है। क्यों? क्योंकि जो एनडीटीवी इरेगुलरिटी कर रहा था फाइनेंशियल, उसकी वजह से उस संस्थान को बिकना पड़ा, एक कॉर्पोरेट हाउस ने उसे खरीद लिया, तो अब सब गोदी मीडिया हो गया। और उससे बड़ा जो विस्फोटक खुलासा उन्होंने किया एनडीटीवी के लिए, बहुत बड़ा है, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में सार्क की समिट के लिए पाकिस्तान जाते हैं। वहां पर जितने हिंदुस्तानी मीडिया हाउसेस वहां पर गए, तो उन्हें जो बीएसएनएल होता है, उस समय जो सरकारी संस्थान था बीएसएनएल, उसकी सैटेलाइट सेवा जो होती है उसे लेना पड़ता था। मान लीजिए आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की, वहां पे कोई प्रोग्राम हुआ, आपने एक वीडियो बनाई, अब आपको उसको भारत भेजना है, तो ऐसा तो नहीं है कि टेप आप ट्रेन में रखेंगे, बस में रखेंगे, वो आएगा भैया, तब तक तो न्यूज पुरानी हो जाएगी। तो आपको बीएसएनएल की सैटेलाइट सेवा लेनी होती थी, वहां से वो ब्रॉडकास्ट होता था, भारत आता था, उसके लिए आपको बीएसएनएल को पैसा देना पड़ता था। तब वो फुटेज यहां पर आती थी, वो चैनल यूज करता था, उसे टेलीकास्ट करता था। यानी कि सरकारी सेवाएं लेने के लिए पैसा देना पड़ रहा था, समाचार जो एजेंसियां जो भी थी, सब कुछ। लेकिन एनडीटीवी एकमात्र ऐसा था जिसे पाकिस्तानी सैटेलाइट सर्विसेज मिली हुई थी, और एनडीटीवी वहां के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की घर की छत पर खड़े होकर वहां से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, और उन्हें बीएसएनएल को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था। ये थी एक्सेस जर्नलिज्म, ये गोदी मीडिया नहीं थे। तब बड़ा अच्छा हो रहा था कि आप पाकिस्तानी सर्विसेज ले और उससे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और वहां जहां खड़े होके एनडीटीवी वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, उसी कैंपस के अंदर जेकेएलएफ जो आतंकी संगठन है उसका दफ्तर था, उसके टेंट लगे हुए थे। उनके कैमरा थोड़े 10-20-30 डिग्री मुड़े नहीं, ये टेंट दिखाने के लिए कि भैया उसी कैंपस के अंदर जेकेएलएफ का कैंप है। तब आपने किसी को गोदी मीडिया नहीं कहा। और आज स्मृता प्रकाश ने ये कहा है, और देखिएगा रवीश कुमार और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है किस तरीके से अब हमलावर हो जाएगा। ये फैक्ट चेकर से लेके हर कोई पीछे लगा रहता है। ठीक है, आप कहिए कि भैया आप में कमी है, ये कमी है, आप कीजिए, बताइए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन क्या इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? आप 20 साल उस संस्थान में रहे, आपने कभी नहीं कहा कि ये संस्थान गोदी मीडिया है। लेकिन वहां से निकलते ही आपने तो ये तक कह दिया भैया एनडीटीवी अडानी ने खरीदा इसलिए क्योंकि रवीश कुमार उसमें था। आप किस हद तक सेल्फ ऑब्सेस्ड है कोई व्यक्ति, ये दर्शाता है। रवीश कुमार किस तरह की पत्रकारिता करते हैं नहीं करते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपको सरकार को क्रिटिसाइज करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरफा खेल जो आप चला रहे हैं कि मेरे अलावा या मेरी जैसी पत्रकारिता के अलावा जो कर रहा है सब गोदी है, उसका एक्सपोजे जिस तरीके से स्मिता प्रकाश ने किया, बहुत बेहतर है। समझना है कि किस तरीके से खेल चलता है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद कुछ मीडिया में कुछ ऐसा हो गया कि सब पोलराइज हो गया। पोलराइज हमेशा से था। दिक्कत बस इतनी है कि दूसरा जो हिस्सा था उसके लिए वो स्पेस ही नहीं था। सिर्फ एक चैनल और एक तरह की विचार, वही जब सब कुछ चल रहा था। अब तो फ्री हैंड है भैया, रवीश को भी उतने ही लोग सुनते हैं या कहीं ज्यादा लोग सुनते हैं जितना किसी और चैनल को सुनते हैं। सबकी ऑडियंस है। अब तो पूरा डेमोक्रेटिक है। आपको सरकार ने क्या अच्छा किया, मान लीजिए एसआईआर हो रहा है, सरकार क्या अच्छा कर रही है आप एक खास तरह के न्यूज चैनल पे देख लीजिए, सरकार क्या बुरा कर रही है आप एक खास तरह के चैनल पर देख लीजिए, और सबके लिए फ्रीडम है, हर कोई प्रोज एंड कॉन गिना रहा है। तो आज से ज्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था मीडिया में कब रही है, मुझे ये बता दीजिए। अब ये तो नहीं होगा न्यूज क्लिक की तरह कि भैया चाइना से पैसा आएगा और तब आप चलाएंगे और वो सहन किया जाएगा, वो नहीं होगा। उसके बाद एक और ग्रुप है, 7 पत्रकार हैं, और ये आजकल अमेरिका के एक बड़े टूर पे निकले हुए हैं, महीनों और हफ्तों से वहां घूम रहे हैं। पहली बात तो एक आम पत्रकार क्या अमेरिका का टिकट भी अफोर्ड कर सकता है क्या?
फिर उसके बाद अपना सारा काम धंधा छोड़ के वहां अमेरिका में रहकर और पूरा का पूरा सब कुछ महीनों महीनों में टूर कर रहा है, क्या वो एक आम पत्रकार के लिए वो पॉसिबल है क्या? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन 7 ऐसे पत्रकार हैं जो अमेरिका के टूर पे निकले हुए हैं। अब कहेंगे कि भैया हम तो स्पॉन्सर्ड हैं जी, हमारा टिकट भी कराया है, हम तो आए हैं, सब कुछ है, हमारा कोई एक पैसा नहीं लगा है। पहली बात तो किसने स्पॉन्सर किया? स्पॉन्सर किया है हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स नाम से एक संस्थान है उसने, और उसको चलाती हैं सुनीता विश्वनाथन। और सुनीता विश्वनाथन कौन है? जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, राहुल गांधी के कितने करीबी हैं एडवाइजर रोल में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो साफ है कि कौन सी संस्थान आपको बुला रही है, ये आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे आप किस एजेंडा के साथ जा रहे हैं। 19 तारीख को इनका बड़ा प्रोग्राम, जर्नलिज्म इन टुडेज इंडिया करके एक टाइटल था उसके तहत। और कौन कौन महानुभाव पहुंचे हैं? आनंद वर्धन सिंह है, द पब्लिक इंडिया करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लगभग 14 लाख के सब्सक्राइबर बेस हैं। उसके बाद अभय दुबे सीएसडीएस संस्थान से जुड़े हुए हैं। कौन है, कौन सा है सीएसडीएस? वही जिसने राहुल गांधी को एक फर्जी डेटा प्रोवाइड कराया था, जिसके दम पर राहुल गांधी ने यह कहा था कि भैया भारत में तो सारा चुनाव रिग्ड है। उसी सीएसडीएस से अभय दुबे आते हैं और रोज बैठकर मोदी हो, मोदी की नीतियां हो, आरएसएस हो, हिंदुत्व हो, हर एक को क्रिटिसाइज करते हैं। आशुतोष सब जानते हैं, काशीराम जी के काफी उनके साथ अच्छे संबंध थे। अब मैं क्या कहूं, उससे ज्यादा उनके फेवरेट पत्रकारों में से कह सकते हैं। वो वहां पर पहुंचे हैं, सत्य हिंदी करके एक चैनल चलाते हैं। क्या स्थिति आज उस चैनल की सबको पता है। और लेकिन हाँ, अमेरिका में जा रहे हैं, सबको पता है कि भैया आम आदमी पार्टी से कैसे कनेक्शन रहा, जब राज्यसभा उन्हें नहीं मिली उसके बाद किस तरीके से एक दूसरे प्रमुख विपक्षी दल के लिए पूरी की पूरी नैरेटिव सेटिंग करने लगे। उसके अलावा राकेश पाठक हैं, कर्मवीर.org करके पोर्टल चलाते हैं। शीतल पी सिंह है, लखनऊ में प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं। राजकेश्वर सिंह है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। और ज्ञानेश्वर तिवारी, ये भी द पब्लिक इंडिया के साथ जुड़े हैं। तो ये 7 लोग हैं जो भारत से बाहर हैं, हफ्तों से हैं, महीनों से हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि आप देखिए, इससे पहले रवीश कुमार भी गया, आरफा खानम भी गई, विकास दिव्य कीर्ति भी गया, सौरभ द्विवेदी भी गया। ये सारे लोग जाते हैं वहां पर कि भैया हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कोई टॉक देने जा रहे हैं। क्यों जाया जाता है? राहुल गांधी भी जाते हैं। दरअसल हर एक का रूल सेट है। राहुल गांधी को बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपको राजनीतिक तौर पर भारत में जाके इस तरीके से माहौल बनाना है ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को गिराया जा सके। और ये पत्रकार हैं, अलग अलग डोमेन है इनका। कोई पॉलिटिक्स को कवर करता है, कोई अलग तरीके से कवर करता है, कोई स्पेसिफिक राज्य को कवर करता है, कोई स्पेसिफिक पार्टी को कवर करता है, कि इनसे भी एक फीडबैक लिया जाए कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेटिंग की जा सके, ना ही सिर्फ आपके माध्यम से बल्कि आपका फीडबैक क्या है, क्यों हम मोदी को नहीं हरा पा रहे, कहां हम लैग कर रहे हैं, मीडिया को किस और तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैनिपुलेट कह सकते हैं कि मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए एक नैरेटिव सेटिंग के लिए। नेपाल में कर पाए हैं, बांग्लादेश में कर पाए हैं, भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या उसी टूलकिट का हिस्सा बनकर, क्या उसी टूलकिट का मटेरियल लेकर ये लोग वापस आने वाले हैं? क्योंकि कम से कम जिस तरह की पत्रकारिता, आप इनके चैनल पर चले जाएं, आज भारत में सब कुछ गलत ही हो रहा है, और उस सब का एक जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति है, तो नरेंद्र मोदी है या मोहन भागवत है या अमित शाह। और अगर पब्लिक गलत है तो भैया हिंदू गलत है, उसी नैरेटिव के साथ ये बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं तरह के सारे पत्रकार वहां पहुंचते हैं। रवीश पहुंचता है, आपने देखा नोबेल प्राइज विनर था, उसके साथ बैठा हुआ था। सबको पता है रॉथस्चाइल्ड, अमर्त्य सेन, सबको पता है रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है उससे किस तरीके से उसका कनेक्शन है। रवीश कुमार उसे अपना गुरु बता रहा है। आरफा खानम शेरवानी वहां जाकर 1 साल का कोर्स करके आती है, भारत आते ही अपना यूट्यूब चैनल बना लेती है, द वायर से जुड़ी हुई है। सौरभ द्विवेदी किस तरीके से बहुत महीन तरीके से अपने नैरेटिव को पेश करता है। विकास दिव्य कीर्ति किस तरीके से रामायण पे किस तरह के वक्तव्य हैं, किस तरीके से धीरे धीरे अपनी 100 बातों में 2 बात अपनी फिट कर देनी है। और बाकी ये 7 पत्रकार मैंने आपको इनके पोर्टल बताए, आप जाकर देखेंगे तो साफ एजेंडा दिखाई देगा। तो नैरेटिव और मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि लगभग 240 पे तो आपने मोदी को ला ही दिया था ना, थोड़ा और धक्का कैसे दिया जाए, उस नैरेटिव को और मजबूत कैसे किया जाए। बिहार का चुनाव आना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। पिछली बार तो योगेंद्र यादव जैसे लोग पिच तैयार कर रहे थे ना, इस बार 7 पिच क्यूरेटर हैं
पिछली बार एक योगेंद्र यादव था, क्या उसका प्रयास है क्या कि इन संस्थानों का इस्तेमाल कर या कुछ इनके माध्यम से कुछ उस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है क्या? तो इन लोगों के ऊपर नजर रखिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि किस तरीके से ये नैरेटिव को मोल्ड करते हैं कि आज सरकार गिरी, नायडू भाग गया, नीतीश भाग गया, यही चलता है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी है। ये एक बड़े स्वयंभू पत्रकार और इन 7 पत्रकारों के बाद एक मीडिया संस्थान है जो आज इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि भारत में जिंजी आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, और वो है बीबीसी। बीबीसी की टाइटल देखिए, बीबीसी वर्ल्ड की खबर है, जेंजी राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आरंट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। भारत का युवा सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है? बात कर रहा है, अरे नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? और जब ये जिन लोगों से बात कर रहे हैं जो हम कहते आए हैं आज तक कि भारत इतना डाइवर्स है कि आप एक मुद्दे को, पंजाब के मुद्दे को केरल में, गुजरात के मुद्दे को अरुणाचल में फिट नहीं कर सकते, वही ये कह रहे हैं कि भारत में इसलिए कामयाब नहीं होता कि भैया युवा एक ही नहीं हो पाता, एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। युवा चाहता तो बहुत है, इनके आर्टिकल के हिसाब से युवा के मन में है तो बहुत कुछ कि हम कुछ कर दें, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो लब्बो लुआब पूरे आर्टिकल का ये है, क्यों नहीं हो रहा? हम तो सब छाप रहे हैं, कागज हमने काले कर दिए हैं, पत्रकारों को विदेश भेज दिया है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल खड़े कर दिए हैं, राइट विंग के जितने भी चैनल हैं उनकी शेडो बैन कर दिया है, उन्हें उनकी रीच को डाउन कर दिया है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोदी नहीं हट रहा, नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की। और भारत में पत्रकारिता के फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जिस तरीके से, जिस महीन तरीके से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोग पूछते हैं सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पाती? साहब ये कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें राइट है क्रिटिसाइज करने का गवर्नमेंट को। आप कुछ ज्यादा करेंगे, आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट वाले कहेंगे कोर्ट सरकार को ही धमका देगी। तो जिस तरीके से ही पूरा का पूरा सिस्टम मोल्ड किया हुआ है, तो वो यहां तो याकूब मेमन से लेकर और अफजल गुरु तक हर एक को कवर फायर देने वाले लोग हैं। ये तो फिर भी उसके एवज में बहुत छोटा है। तो किस तरह की पत्रकारिता कहें, जर्नलिज्म कहें, भारत में हो रही है, ये रवीश कुमार जैसे को गोदी मीडिया नहीं दिखता। रवीश कुमार को तो गोदी मीडिया वो दिखता है कि जो बस मेरे जैसा ना बोले। खैर, आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही एनालिस्ट के साथ आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।